हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सो आज का जो सेशन है ये होने वाला है ऑन चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर सिलेबस, दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इस चैप्टर में जो है हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे, उसके मीनिंग पढ़ेंगे जो आगे जाके हमको अलग अलग चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं। चलिए जल्दी से करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। तो इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इंडिया जो है उसकी डेफिनेशन में क्या आएगा। व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चलिए। सो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो है ये इंडिया है। इंडिया के अंदर का कोई भी पार्ट, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी पार्ट, इंडिया का कोई भी पार्ट जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं, इंडिया के अंदर का कोई भी हिस्सा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ही होता है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या क्या चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। तो इसके अलावा जो है मान लीजिए कि कोई एक शिप है जो एक नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट होती है। मतलब इंडिया का एक नॉर्मल रेसिडेंट है, वो इस शिप को ऑपरेट करता है, वो ही इस शिप को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और दूसरी जगह से इंडिया लेके आता है। तो क्या वो इंडिया की डेफिनेशन में आएगी? बिल्कुल, वो इंडिया की डेफिनेशन में आएगी। अच्छा जी, उसके अलावा मान लीजिए कि एक फिशिंग वेसल है। फिशिंग वेसल क्या करती है, जाके मछली पकड़ती है। या फिर कोई ऑयल रिग्स है, ऑयल रिग्स क्या करती है, बीच समुद्र से जो है वो क्या निकालती है, ऑयल निकालती है या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करती है। तो क्या वो इंडिया की डेफिनेशन में आएगी? वो इंडिया की डेफिनेशन में तभी आएगी अगर उसको ऑपरेट करने वाला कौन है, उसको ऑपरेट करने वाला एक नॉर्मल रेसिडेंट है एंड उसके साथ साथ जो है वो उस एरिया में ऑपरेट हो रही है जो इंडिया के इकोनॉमिक जोन में आता है। ठीक है, तो इंडिया जो है, जो इंडिया का मैप है, उसके अलावा और दो चीजें देखी जो इंडिया की डेफिनेशन में आती है। एक तो पहली शिप जो किसी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा ऑपरेटेड है एंड दूसरी फिशिंग वेसल्स या फिर ऑयल रिग्स या फिर जो भी नेचुरल गैस निकालने के लिए मशीन्स होती है जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा ऑपरेटेड है एंड उसके साथ साथ जो है इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है वो। उसके अलावा एक और चीज है जो इंडिया की डेफिनेशन में आती है, क्या है? इंडियन एम्बेसी। अगर इंडियन एम्बेसी जो है किसी फॉरेन कंट्री में है, आपने वो मूवी देखी है बजरंगी भाईजान, उसमें जो है सलमान खान लेके जाता है वो बच्ची मुन्नी को पाकिस्तान की एम्बेसी में। तो पाकिस्तान की एम्बेसी में जाता है और बोलता है कि आप इसको अपने पाकिस्तान में छोड़ दीजिए। तो वैसे ही जो है, जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, वैसे ही इंडिया की एम्बेसी जो है अलग अलग कंट्रीज में होती है। तो जो अलग अलग कंट्रीज में इंडिया की एम्बेसी है, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी? तो बिल्कुल, वो इंडियन एम्बेसी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी ही आएगी। तो हमको ये क्लियर हो गया कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा। एक तो ये जो इंडिया का मैप है, इसके अंदर की हर चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। दूसरी चीज जो शिप है जिसको कौन ऑपरेट कर रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट। तीसरी चीज जो है जो फिशिंग वेसल्स है, ऑयल रिग्स है, इसको भी कौन ऑपरेट कर रहा है, एक नॉर्मल रेसिडेंट। एंड उसके अलावा इंडियन एम्बेसी चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अच्छा जी, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे क्या देखने वाले हैं, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आएगा। तो लॉजिकली देखो, जो हमारी एम्बेसी है आउटसाइड इंडिया, उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रख रहे हैं। तो क्या जो बाहर वालों की एम्बेसी इंडिया में होगी, जैसे बजरंगी भाईजान में हमने क्या देखा था, पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, तो क्या जो एम्बेसी बाहर वालों की इंडिया में है, क्या उसको हमको इंडिया में रखना चाहिए? लॉजिकली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उनकी है। तो वो जो फॉरेन एम्बेसी है वो इंडिया की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ठीक है, उसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे WHO, जैसे UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या इनको इंडिया की अपन को डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये भी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। तो क्या आएगा वो भी क्लियर है, क्या नहीं आएगा वो भी क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, इंडिया तो क्लियर है कि इंडिया में क्या क्या आएगा। उसके अलावा हमको क्या देखना है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं। देखो, नॉर्मल रेसिडेंट्स इंडिया का कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉर्मल रेसिडेंट तभी बन सकता है जब वो इंडिया में ऑर्डिनरीली रिसाइड करता हो। ठीक है, ऑर्डिनरीली रिसाइड करता हो फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है एंड उसके साथ साथ अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे काम धंधा करता है,
अगर ये दोनों चीजें इंडिया में हैं तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। सो नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन क्लियर। नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है जो इंडिया में ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है फॉर मोर देन 1 ईयर, प्लस जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया में, मतलब जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, जो इंडिया में काम धंधा करता है, वो भी क्या हो जाएगा, इंडिया में काम धंधा करता है या इंडिया में रह के काम धंधा करता है। हो सकता है वो एक्सपोर्ट करता हो, बट वो उसका काम धंधा कहाँ से रिलेटेड है, इंडिया से, तो वो पर्सन जो है इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। अच्छा, सो हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में आने वाला है। अब जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मान लीजिए कि कोई फॉरेन टूरिस्ट है और वो इंडिया घूमने आ रहा है, तो क्या उसको इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस कंट्री का रेसिडेंट है जहां से वो बिलोंग करता है, सो वो वहां का रेसिडेंट रहेगा, ना कि इंडिया का। अच्छा जी, उसके अलावा जो भी एम्बेसी रहती है, मान लीजिए कि अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी इंडिया में है, तो वहां पे जो है फॉरेन के भी स्टाफ होते हैं जो कि फॉरेन से बिलोंग करते हैं, और जो इंडिया के स्टाफ है वो भी रहते हैं जो भी वहां पे डे टू डे अफेयर्स करते हैं। तो मान लीजिए कि जो फॉरेन के स्टाफ है, क्या मैं उसको इंडिया के रेसिडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करूं? नहीं करना चाहिए उनको भी। क्यों? क्योंकि वो किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो किसी और कंट्री के रेसिडेंट है, तो वो भी जो है इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है लाइक WHO, UNO, वो भी जो है इंडिया के रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। उसके अलावा जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेस होती है जो इंडिया में है, मान लीजिए, तो उस ऑफिस में जितने भी फॉरेन स्टाफ है, क्या वो इंडिया की डेफिनेशन में आएंगे? इंडियन रेसिडेंट की डेफिनेशन में आएंगे? वो भी नहीं आएंगे रेसिडेंट की डेफिनेशन में। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो उस कंट्री के रेसिडेंट है जहां से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं और 1 साल से ज्यादा रह के काम कर रहे हैं, तो क्या वो रेसिडेंट बन जाएंगे? उस केस में जो है वो लोग रेसिडेंट बन जाएंगे अगर वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं तो। अच्छा जी, उसके अलावा जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं, मान लीजिए कि कोई शिप है, कॉमर्शियल वेसल है, कार्गो वेसल है, जो एक जगह से दूसरे जगह जो है सामान पहुंचाने का काम करती है, जिसके थ्रू हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं, क्या वो क्रू, जो वहाँ के जितने भी क्रू हैं, क्या वो इंडिया के रेसिडेंट बन जाएंगे जस्ट बिकॉज वो शिप इंडिया आ रही है? नहीं, वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं बनेंगे। लेकिन वो बन भी सकते हैं अगर वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में स्पेंड कर रहे हैं तो 2 केस हमने देखा। अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ऑफिस इंडिया में है, जिसमें फॉरेन स्टाफ है, लेकिन अगर वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में है, या फिर कोई ऐसी शिप है जो कार्गो शिप है जो एक जगह से दूसरे जगह पैसेंजर या फिर कॉमर्शियल चीजें ट्रांसफर करती है, उसके जितने भी क्रू मेंबर हैं, अगर वो भी 1 से ज्यादा साल इंडिया में रह रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा जो है और कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं रहेगा? तो जो भी बॉर्डर वर्कर रहते हैं, ठीक है, बॉर्डर है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं है, बट हो सकता है इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर है, तो वहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती नहीं है, तो हो सकता है कभी कोई बॉर्डर के इस पार चले गया या उस पार चले गया, तो क्या अगर कोई इंडिया का सोल्जर बॉर्डर के उस पार चले गया है, तो क्या वो दूसरी कंट्री का रेसिडेंट बन जाएगा? नहीं, वो इंडिया का ही रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है कि हमारे को नॉर्मल रेसिडेंट्स के केस में कौन कौन नहीं आता है। तो 6 लोग नहीं आएंगे, जो फॉरेन टूरिस्ट है वो नहीं आएंगे, उसके अलावा जो भी फॉरेन स्टाफ है इंडियन एम्बेसी के वो नहीं आएंगे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो नहीं आएंगे, उनके स्टाफ भी नहीं आएंगे, उनके एम्प्लॉयज भी नहीं आएंगे। उसके अलावा जितने भी क्रू मेंबर्स, जो भी कार्गो शिप के या कॉमर्शियल वेसल्स के जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी नहीं आएंगे, एंड उनके अलावा जितने भी बॉर्डर वर्कर्स हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा डाउट लोगों को रहता है अबाउट सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये दोनों कंसेप्ट में कौन होता है सिटीजन एंड कौन होता है रेसिडेंट। देखो, सिटीजनशिप जो रहता है ना, एक लीगल कंसेप्ट है, ठीक है। सिटीजनशिप जो है आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती,
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको उस कंट्री में पैदा होना पड़ेगा, अगर बाय बर्थ मान लो मैं इंडिया में पैदा हुई तो मैं इंडियन सिटीजन ही रहूंगी, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरी कंट्री में पैदा हुआ लेकिन उसको उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट के पास जाके अप्लाई करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मेरे को क्या करो, इंडिया का सिटीजन बनाओ। तो सिटीजनशिप आपको दो तरीके से मिल सकती है, या तो बाय बर्थ, या फिर दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा फॉर इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन रेसिडेंटशिप का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, मतलब अगर आप इंडिया में एक से ज्यादा साल रह रहे हैं, हो सकता है आप किसी भी कंट्री में पैदा हुए हो सकता है आप कहीं के भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो एंड उसके साथ साथ अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो हम आपको इंडिया का क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे। उस केस में आपको ऑटोमेटिकली इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। एंड ये डेफिनेशन रेसिडेंट की क्यों दी गई है, ये बेसिकली टैक्स वगैरह पर्पस के लिए दी गई है। क्यों, क्योंकि जो इंडिया के जो रेसिडेंट है उनके लिए जो टैक्स रेट है वो अलग रहते हैं एंड नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्स रेट्स अलग रहते हैं। तो इस वजह से जो है ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो केस देखिए, एक है सिटीजनशिप जो कि लीगल कंसेप्ट है, जो बोलता है इंडिया में या फिर आप बॉर्न हो या फिर आप अप्लाई करो तो आपको इंडियन सिटीजन बनाया जाएगा। जैसे हमने देखा है बॉलीवुड में अक्षय कुमार पहले इंडियन सिटीजन नहीं था, उसने कनाडा की सिटीजनशिप ली थी, लेकिन वो रेसिडेंट इंडिया का ही था। क्यों, क्योंकि वो इंडिया में जो है ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा था एंड दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में था। तो वो सिटीजन उस टाइम कनाडा का था बट रेसिडेंट इंडिया का था। फिलहाल तो उसने इंडिया की सिटीजनशिप भी ले ली है, तो अब वो दोनों इंडिया का है, सिटीजन भी इंडिया का है और रेसिडेंट भी इंडिया का है। तो अगर ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं एक कंसेप्ट में, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे जाके हम देखने वाले हैं नेशनल इनकम वाले टॉपिक को। तो जहां पे हम निकालेंगे क्या, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है एंड नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया की डेफिनेशन तो हमको क्लियर है। ये इंडिया का मैप जो है रफली एक बना देते हैं अपन, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइए बट ठीक है, ये इंडिया का मैप है। तो ये इंडिया जो है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक पर्सन रह रहा है राहुल, और एक फॉरेन का रेसिडेंट रह रहा है जो इंडिया का नहीं है, जो फॉरेन का है, मान लीजिए रॉबिन, ठीक है। चाहे राहुल हो चाहे रॉबिन हो, चाहे इंडिया का पर्सन हो इंडिया के बाहर का पर्सन हो, अगर वो इंडिया में रह के किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, फैक्ट्री लगा के एग्रीकल्चर करके किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, फिर से जो भी चीजें इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूस करे, चाहे वो रेसिडेंट प्रोड्यूस करे, नॉन रेसिडेंट प्रोड्यूस करे, सिटीजन प्रोड्यूस करे, नॉन सिटीजन प्रोड्यूस करे, कोई भी करे, वो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इंडिया के नेशनल प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो इंडिया के नेशनल प्रोडक्ट में वो चीजें आएंगी जो इंडिया के रेसिडेंट्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल जो है इंडिया में क्या कर रहा है, इंडिया में किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बट वो जाके श्रीलंका में अपनी फैक्ट्री लगाया एंड श्रीलंका में वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या वो इंडिया के नेशनल प्रोडक्ट में आएगा? हाँ, वो आएगा। क्यों? क्योंकि राहुल एक इंडिया का क्या है, रेसिडेंट है। तो नेशनल प्रोडक्ट में क्या चीजें आती है, जो भी इंडिया के नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो कहीं से भी पैसा कमाए, कहीं पे भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करे, वो जो है हमारे नेशनल प्रोडक्ट में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम डिफरेंस देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट में। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इंडिया की जो भी सरजमी है, इंडिया में जितनी चीजें इंक्लूडेड है, अगर वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे कोई भी प्रोडक्शन करे, चाहे इंडिया का रेसिडेंट करे, नॉन रेसिडेंट करे, वो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा। ये तो क्लियर है। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट में क्या आएगा, नेशनल प्रोडक्ट में जो है, जो इंडिया का रेसिडेंट अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, वही जो है किस में आएगा, नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करे, हो सकता है वो इंडिया के बाहर भी प्रोडक्शन करे, तो चाहे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करे चाहे बाहर, लेकिन रेसिडेंट होना जरूरी है। चलिए, तो अगर ये क्लियर है तो एक बार हम इसको टेक्स्ट से देख लेते हैं। देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या लिखा है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कहाँ होनी चाहिए, कैरीड आउट बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी, चाहे रेसिडेंट करे चाहे नॉन रेसिडेंट करे,
जबकि नेशनल प्रोडक्ट में क्या आएगा, नेशनल प्रोडक्ट में वो चीजें आएंगी जो रेसिडेंट कर रहा है, चाहे वो रेसिडेंट इंडिया में करे चाहे इंडिया के बाहर करे, बट करेगा कौन, रेसिडेंट। तो अगर ये क्लियर है हमको कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसके बाद जल्दी से देखते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। अगर आपको याद हो तो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड उनको जो सर्विस, उनकी सर्विसेज के बदले जो चीज मिलती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी तो उसके बदले उनको इनकम मिली, ठीक है। तो ये है फैक्टर इनकम। ये जो है बायलेटरल इन नेचर होती है। बायलेटरल इन नेचर मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। आपने कुछ करके दिया, जो भी लेबर है उसने अपना काम करके दिया तो उसके बदले उसको वेजेस मिला, तो दोनों तरफ से चीजें हो रही है, ये होती है फैक्टर इनकम। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ये यूनिलेटरल इन नेचर होती है। मतलब सिर्फ एक पर्सन दूसरे को दे रहा है, उसके बदले उसको कुछ मिल नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल पेंशन, ठीक है। देखो सैलरी के केस में क्या होता है, आप कुछ सर्विस देते हो उसके बदले आपको पैसा मिलता है। लेकिन पेंशन के केस में क्या होता है, पेंशन के केस में जो है आपको किसी सर्विस के बदले पैसा मिल रहा है क्या, नहीं, ठीक है। वैसे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस होता है, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता किसको मिलता है, जो बेरोजगार रहते हैं। तो क्या वो कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फिर भी उनको पैसा मिल रहा है। सो इसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो दो चीजें होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम में कुछ दो, उसके बदले आपको कुछ मिलेगा, लेकिन ट्रांसफर इनकम में कुछ देने की जरूरत नहीं है, उस फिर भी आपको जो है रिटर्न में जो है कुछ मिलेगा, तो वो होती है ट्रांसफर इनकम। चलिए, अगर ये आपका क्लियर है तो जल्दी से हम पढ़ते हैं करंट ट्रांसफर क्या होता है और कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है। देखो करंट ट्रांसफर, मान लीजिए कि चलो इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, गल्फ कंट्री में आपका कोई जो है रिलेटिव काम कर रहा है एंड वो क्या कर रहा है, आपको जो है हर महीने के महीने क्या कर रहा है, अपनी इनकम का कुछ पोर्शन जो है भेज रहा है। तो ये किस में आएगा, करंट ट्रांसफर में, क्योंकि ये रेगुलर इन नेचर है। अगर आपको कोई अपनी इनकम का कुछ पार्ट रेगुलर बेसिस में दे रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफर। एंड वो क्यों दे रहा है आपको, ताकि आप उस चीज को क्या करो, कंज्यूम कर सको। मान लीजिए जैसे पेंशन भी है इसमें एग्जाम्पल, तो पेंशन आपको रेगुलर बेसिस में मिलती है और वो पेंशन आप किस पर्पस के लिए यूज करते हो, वो इसलिए यूज करते हो ताकि आप अपना डे टू डे का जो खर्चा है, रेगुलर एक्सपेंडिचर जो है वो कर सके। तो ये किस में आएगा, करंट ट्रांसफर में। करंट ट्रांसफर आउट ऑफ इनकम दी जाती है, रेगुलर इन नेचर होती है एंड फॉर कंजम्पशन दी जाती है। जबकि जो कैपिटल ट्रांसफर होती है, कैपिटल ट्रांसफर जो है ये आउट ऑफ वेल्थ दी जाती है, ये इनकम से नहीं देते, वेल्थ। मान लीजिए कि बहुत दिन की मेरी कमाई है, मैंने इकट्ठा करके जो है उसको कहीं इन्वेस्ट किया था, तो वो क्या बन जाएगी, मेरी वेल्थ। तो अगर मैं अपनी वेल्थ से किसी को दे रही हूँ और कभी कभी दे रही हूँ, मान लीजिए सामने वाला बहुत मुसीबत में है, मान लीजिए कहीं पे वॉर हो गया या फिर कहीं पे क्या हो गया, कोई कैलामिटीज आ गई, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, तो वहां पे हम उनको हेल्प करने के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं, कोई भी रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो वो रेगुलर नेचर की तो रहती ही नहीं है, वो तभी दी जाती है जब जरूरत हो। तो वो किस में आएगा, कैपिटल ट्रांसफर में। तो जो करंट ट्रांसफर है वो रेगुलर इन नेचर है, जो रेगुलर बेसिस में दिया जाता है, जबकि कैपिटल ट्रांसफर जो है जो कभी कभी दिया जाता है, जब जरूरत रहती है तब। मान लीजिए कि किसी को फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अलावेंस दे रहे हैं, कि हम आपको पैसा दे रहे हैं ताकि आप फैक्ट्री लगा सको। तो क्या वो फैक्ट्री के लिए पैसा जो है रेगुलर बेसिस में देते हैं या एकदम रेयर केसेस में देते हैं, तो वो रेयर केसेस में देते हैं, रेगुलर बेसिस में नहीं देते, तो वो किस में आएगा, कैपिटल ट्रांसफर में। तो चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। इसके बाद हम देखेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए सो अब देखते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। सो वो गुड्स जो होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, मतलब कंज्यूमर ने खरीदा एंड अब उसको कंज्यूम ही करेगा, आगे उस चीज को बेचेगा नहीं, वो गुड्स किसकी डेफिनेशन में आएंगे, फाइनल गुड्स में। सो जो चीजें फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होती है, जो भी गुड्स जो है फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होती है, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। या फिर मान लीजिए कंज्यूमर जो है उसने ऐसा कोई गुड्स खरीदा जिसको वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करने वाला है।
फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल जो है उसने क्या किया, एक मशीन खरीदा जिससे वो लोगों का कुछ डायग्नोसिस करने वाला था। तो वो मशीन जो है वो क्या करने वाला है, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखने वाला है। तो वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, फाइनल गुड्स की डेफिनेशन में। सो जो गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, वो आते हैं फाइनल गुड्स की डेफिनेशन में। इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में क्या आएगा, सो जो गुड्स जो है जो फर्दर सेल के लिए यूज होते हैं, मतलब आपने खरीदा इसलिए नहीं खरीदा कि आप खुद उसको यूज कर सके, बल्कि आपने क्यों खरीदा, ताकि आगे जो है आप उस चीज को किसी को बेच सके। सो वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में। उसके अलावा मान लीजिए कि आपने कोई गुड्स खरीदा, उसको आप वैसे ही नहीं बेचने वाले, लेकिन उसमें कुछ फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसका फॉर्म को चेंज करेंगे, उसके बाद बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि एक स्वीट शॉप है, ये एक स्वीट शॉप है, एंड ये स्वीट शॉप क्या कर रही है, ये जो है मिल्क परचेज कर रही है। इसने मिल्क परचेज किया, अब इस मिल्क से ये क्या क्या कर सकती है, इसने जो है ये मिल्क को जो है डायरेक्टली क्या कर दिया, रीसेल कर दिया, रीसेल ऑफ मिल्क। सो क्या ये रीसेल ऑफ मिल्क जो है ये स्वीट शॉप के लिए फाइनल कंजम्पशन रहेगा कि इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा, इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। क्यों, क्योंकि ये खुद कंज्यूम नहीं कर रही है, ये आगे उस चीज को बेच रही है। सो पहला तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मान लीजिए स्वीट शॉप ने क्या किया, उस मिल्क को डायरेक्टली नहीं बेचा, बल्कि उस मिल्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिल्क को जो है इसने रसगुल्ले में कन्वर्ट कर दिया, एंड उसके बाद जो है इसने फॉर्म चेंज किया, एंड अब ये रसगुल्ले को बेच रहा है। तो क्या ये रसगुल्ला इस स्वीट शॉप के लिए फाइनल गुड्स रहेगा कि इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा, ये भी इंटरमीडिएट रहेगा, क्योंकि क्या ये स्वीट शॉप खुद कंज्यूम कर रही है क्या, नहीं, आगे फॉर्म चेंज करके बेचेगी। तो ये भी किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। मान लीजिए कि अब इस जो मिल्क है, अब ये जो शॉप ओनर है इसकी बेटी का बर्थडे है, एंड इसने क्या किया कि अपनी शॉप से जो है कुछ मिल्क जो है घर भिजवा दिया, इसने होम कंजम्पशन के लिए जो है क्या किया, मिल्क जो है भेज दिया। तो अब बताइए क्या ये इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा कि फाइनल गुड्स बन जाएगा। इस केस में जो है ये मिल्क फाइनल गुड्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पर्सन खुद कंज्यूम कर रहा है उस गुड्स को। तो जहां पे हम खुद कंजम्पशन करते हैं वो हमारे लिए क्या रहता है, फाइनल गुड्स। लेकिन जिस चीज को हम आगे बेच देते हैं, या वैसे ही बेच दें या फॉर्म चेंज करके बेचे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। सो ये है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए इसको जो है जल्दी से हम टेक्स्ट से देख लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि ये जो आंटी आपको दिख रही है, ये आंटी ने क्या किया, गेहूं परचेज किया, ठीक है, गेहूं परचेज किया, बट हो सकता है गेहूं खुद के लिए परचेज नहीं किया। ऑब्वियसली इन्होंने जो है फ्लोर मिल लगा के रखी है, तो क्यों लगाई होगी, आटा पीस के बेचने के लिए। तो इन्होंने गेहूं परचेज किया, उसका आटा बनाया, आटा पीसा, एंड आगे क्या कर रही है, उसको रीसेल कर रही है। तो जो वो रीसेल कर रही है, तो वो आंटी के लिए क्या फाइनल गुड्स होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स होगा, वो आंटी के लिए होगा इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों, क्योंकि वो फाइनली कंज्यूम नहीं कर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें से कुछ जो आटा जो निकलता है वो अपने घर लेके चले जाती है, तो वो फाइनल गुड्स होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स होगा, तो वो आंटी के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा, क्योंकि वो खुद कंज्यूम कर रही है। ये जो मील है, ठीक है, ये जो मील जिससे वो आटा पीस रही है, क्या ये आंटी के लिए फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है। अब ये लॉजिकल बात है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो आगे बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन ये मशीन आंटी आगे नहीं बेच रही है, गेहूं से जो आटा बना रही है वो आगे बेच रही है। क्या मशीन आगे बेच रही है क्या, नहीं, मशीन से क्या कर रही है, गेहूं को पीस रही है। मशीन उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो है मशीन आंटी के लिए क्या हो जाएगी, फाइनल गुड्स हो जाएगी, ठीक है। सो फाइनल एंड इंटरमीडिएट में डिफरेंस समझ में आया। फाइनल वो गुड्स है जो हम खुद कंज्यूम करते हैं या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज रखे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो हम आगे रीसेल करते हैं या फिर उसको यूज करके कुछ और मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड जो मैन्युफैक्चर करेंगे वो आगे रीसेल करेंगे। चलिए, सो ये डिफरेंस है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में। अच्छा, इसकी जो है हम जल्दी से जो है इसका डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो हमने अभी देखा कि जो गुड्स जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। जो गुड्स जो है आगे किसी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है या फिर उसको रीसेल के लिए यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आप रीसेल कर रहे हो या फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो वो सेम ईयर में होना चाहिए। मतलब जो आप बेच रहे हो आगे या फिर से प्रोडक्शन में यूज करोगे उसी साल अगर हो रहा है
तभी वो इंटरमीडिएट के डेफिनेशन में आएगा, अदरवाइज वो गुड्स फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए, सो क्या हमको फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में लेना चाहिए कि इंटरमीडिएट को लेना चाहिए? देखो, फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में लेंगे ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसको डोमेस्टिक इनकम में भी लेंगे, इसमें भी डाउट नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स को दोनों में से किसी में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि देखो, मान लो कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये मिल्क है, ये मिल्क मान लीजिए 50 रुपीज़ पर लीटर है, ठीक है। अब आगे जो है, मान लीजिए कि स्वीट शॉप ने इस मिल्क को बेच दिया, 50 में खरीदा, 60 रुपीज़ पर लीटर में बेच दिया। तो ये जो 60 रुपीज़ है उसमें ऑलरेडी ये 50 रुपीज़ तो इंक्लूडेड है ही। तो हम अगर 50 और 60 दोनों को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू ली जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स जो रहता है उनकी वैल्यू नहीं ली जाती फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम। सो इंटरमीडिएट गुड्स ना तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में आते हैं, ना ही डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशन में आते हैं। अच्छा, फाइनल गुड्स में क्या कोई वैल्यू एडिशन बची होती है क्या? नहीं। क्यों नहीं बची होती? क्योंकि ऑलरेडी उसको वो फाइनल कंज्यूमर के पास आ चुका है। अब इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी, ना इसका फॉर्म चेंज करेंगे, ना इसको किसी और को बेचेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में जो है वैल्यू एडिशन होना बची है। कैसे बची है? देखिए, यहाँ पे जो है ये 50 रुपीज़ लीटर में जो है हमने मिल्क परचेज किया था। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं रसगुल्ले में। सो इसमें वैल्यू एडिशन हुई। मान लीजिए रसगुल्ले में कन्वर्ट भी नहीं कर रहे, ऐसे ही बेच रहे हैं, रिसेल कर रहे हैं, तो भी तो इसमें वैल्यू ऐड हुई। कितने की वैल्यू ऐड हुई? 10 रुपए की वैल्यू ऐड हुई। तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होती है, जबकि फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, क्योंकि हम उसको अब डायरेक्टली ही कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारा तीसरा डिफरेंस हो गया फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। उसके बाद जो है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है? प्रोडक्शन बाउंड्री वो स्पेस होता है जहां तक प्रोडक्शन चल रहा है। मान लीजिए मैंने रुई खरीदी, रुई से धागे बनाए, धागे से मैं शर्ट बना रही हूँ। शर्ट जो है वहां तक का जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आएगा। लेकिन शर्ट जैसे ही मैंने बेच दिया किसी फाइनल कंज्यूमर को, तो क्या वो प्रोडक्शन बाउंड्री का हिस्सा रहेगा? नहीं। सो जितने एरिया में, जितना टाइम तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तब तक ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आता है। जैसे ही वो वैल्यू एडिशन खत्म, वैसे ही वो गुड्स क्या होता है? प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चले जाता है। तो जो फाइनल गुड्स रहते हैं, क्या उसमें कोई वैल्यू एडिशन बचा है? नहीं बचा। तो क्या वो प्रोडक्शन बाउंड्री में आएगा? नहीं आएगा। तो वो क्या बोलते हैं कि वो क्रॉस कर चुका है प्रोडक्शन बाउंड्री। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है स्टिल अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना बचा है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? अगर मान लीजिए मैंने दूध खरीदा अपने घर के कंजम्पशन के लिए, सो ये हो गया फाइनल गुड्स। लेकिन अगर मैंने वो मिल्क खरीदा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बेचूंगी आगे, सो वो क्या हो जाएगा? दूध मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? तो ये डिफरेंस है हमारा किसके बीच में? सबसे पहले फाइनल गुड्स के बीच में, इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। अच्छा, जो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड होती है, क्या वो ओरिजिनल डिमांड होगी कि डिराइव्ड डिमांड होगी? डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? वो डिमांड होती है, वो चीज होती है जिसकी खुद की कोई डिमांड नहीं होती। उसकी डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है? कि जो फाइनल गुड्स बनेगा उसकी कितनी डिमांड होगी। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स की जो है डिराइव्ड डिमांड होती है, क्योंकि इसकी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि जो फाइनल गुड्स बनेगा उसकी कितनी डिमांड है। अगर फाइनल गुड्स की बहुत ज्यादा डिमांड है तो इंटरमीडिएट गुड्स की भी बहुत डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए रसगुल्ले की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो जो रसगुल्ला किससे बनता है? दूध से, तो दूध की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो दूध की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? रसगुल्ले के ऊपर। तो दूध की डिमांड क्या हो गई? डिराइव्ड डिमांड। उसके अलावा मान लीजिए कि अगर जो है ड्यूरेबल गुड्स, कौन कौन से? जैसे ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, जो गवर्नमेंट खरीदती है मिलिट्री पर्पस के लिए। तो जो गुड्स गवर्नमेंट खरीद रही है, लाइक ट्रक्स वगैरह हो गई, मिलिट्री पर्पस के लिए, तो वो गुड्स हमेशा किसकी डेफिनेशन में आएगी? इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। ये आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। तो जो भी ड्यूरेबल गुड्स है, ट्रक्स वगैरह जो गवर्नमेंट खरीदती है मिलिट्री पर्पस के लिए, क्या वो फाइनल गुड्स होते हैं या फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं? तो वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए डिफेंस सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। डिफेंस सर्विस हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। उस फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? इन ट्रक्स को यूज कर रहे हैं, इन एयरक्राफ्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो ये हमेशा हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आगे का जो पोर्शन है वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में।
चलिए, आप लोगों को अगर समझ में आया होगा पूरा लेक्चर तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैंने ये जितने भी नोट्स हैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।